हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइमा एकेडमी। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम उत्तराखंड बोर्ड के प्रीवियस से पेपर सॉल्व कर रहे हैं 10th क्लास के साइंस के। तो ये 2018 का पेपर है, जिसका एक पार्ट पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ मैं, और इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हमने 23 से लेके और लास्ट 30 तक क्वेश्चन किए हैं। जब मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया तो मैंने बोला था कि इसका सेकंड पार्ट आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगा, लेकिन मैं वो नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सॉरी फॉर दैट। इससे पहले मैं 2020 और 19 का पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये 18 का जो सेकंड पार्ट है, इसके हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो देखो 23rd क्वेश्चन है जो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बतानी। इसमें हमको फोकस दूरी दी हुई है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, और बताया है कि जो वस्तु है वो 4 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब वस्तु की हाइट 4 सेंटीमीटर है और अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से वस्तु की दूरी मतलब u है, वो 20 सेंटीमीटर है। हमें प्रतिबिंब की स्थिति भी बतानी है, आकार और प्रकृति। पहले हम वो चीज़ नोट डाउन कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। इसमें प्रतिबिंब की लंबाई दे रखी है, यानी h, जो 4 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी दे रखी है। अवतल दर्पण से जो वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव आती है, ये आपको पता होगा। तो ये होगा यहाँ पे -20 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी नेगेटिव होती है, तो -15 सेंटीमीटर। हमें एक तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है कि v मतलब यानी दर्पण से कितनी दूर प्रतिबिंब बनेगा, और आकार यानी उसकी हाइट बतानी है, दैट मीन्स h डैश बताना है हमें, और फिर प्रकृति बतानी है। दर्पण सूत्र के प्रयोग से हम पहले वस्तु जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति बताएंगे कि दर्पण से कितनी दूर बनेगा। तो हमारा दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ से हमें 1/v निकालना है, तो 1/v को लेफ्ट साइड रखेंगे और 1/u को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, मतलब 1/f - 1/u हो जाएगा। यहाँ से f और u की वैल्यू रखेंगे। f है 15, तो 1/-15, फिर माइनस का साइन आएगा, और क्योंकि हमारा u भी माइनस में है तो -1/20। अब यहाँ पे ये माइनस और माइनस मतलब -1/15, उसके बाद जो माइनस है और जो वस्तु की जो दूरी है दर्पण से उसका माइनस, दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे। 15 और 20 का LCM लेंगे तो आएगा 300। अब -20 + 15/300, -20 में से +15 करेंगे तो -5 बचेगा। -5/300 को सरलतम रूप में लिखेंगे तो -1/60 आएगा। अब 1/v = -1/60 है, तो v क्या हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। मतलब जो माइनस का ही आ रहा है, तो यानी कि जहाँ पे जिस साइड हमारी वस्तु थी दर्पण के, उसी साइड हमारा प्रतिबिंब बनेगा, यानी दर्पण के सामने बनेगा 60 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है। उसके बाद प्रकृति, देखो निगेटिव साइन आया है, मतलब कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक है। निगेटिव साइन का मतलब है कि उल्टा बनेगा। उसके बाद है आकार, हमें आकार निकालना है। दर्पण के आवर्धन सूत्र होता है जो m = h डैश अपॉन h = -v/u। तो जो ये h डैश अपॉन h = -v/u है, इसकी हेल्प से हम h डैश निकालेंगे, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालेंगे या लंबाई कह सकते हो। तो यहाँ से h डैश क्या हो जाएगा, -v/u × h, क्योंकि h डैश अपॉन h है, तो h को जब हम यानी वस्तु की जो हाइट है उसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। अब यहाँ पे माइनस के बाद हमें क्या रखना है, v की वैल्यू रखनी है, यानी कि -60/u की रखनी है, मतलब -20, और हमें पता है वस्तु की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इस सब को माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 60/-23 आएगा। 3 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। मतलब जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है। इस तरह से क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद है ऑप्शन में इसके सेकंड जो दे रखा है, निकट दृष्टि दोष से क्या अभिप्राय है, इस दोष के कारण तथा संशोधन बताइए। निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसका मतलब है जो नेत्र का दूर बिंदु होता है वो अनंता पर ना होकर पास आ जाता है। देखो हमें पता है कि जो दूर बिंदु होता है किसी भी नेत्र का वो अनंत पे होता है, पर अगर किसी डिसऑर्डर की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से वो दूर बिंदु अनंत पे ना होके कुछ आगे बढ़ जाए, तो उससे जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का हमारी आँख पे, वो रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है। मतलब ये है इसका कि जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बनना चाहिए रेटिना पे, लेकिन वो ना रेटिना पे ना
बन के उससे थोड़ा पहले जो सेकंड वाली फिगर है इसमें देखो जहाँ पे रेड मार्क लगाया है यहाँ पे बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो दूर बिंदु है वो अनंत पे ना होके कुछ निकट आ जाता है। इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब इसका कारण और संशोधन देखते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखो इसके दो कारण है। एक तो ये है कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना, मतलब जो नेत्र लेंस है उनकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, जिससे फोकस दूरी कम होगी। अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड बात है नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना, यानी कि जो लेंस है और रेटिना है उनके बीच की दूरी का बढ़ जाना। इसका संशोधन कैसे करेंगे? निकट दृष्टि दोष के संशोधन के लिए एक ऐसे चश्मे का प्रयोग करते हैं जिसमें अवतल लेंस लगा हो। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको अवतल लेंस दिख रहा है। अवतल लेंस क्या काम करता है कि उसका वस्तु का प्रतिबिंब वापस से रेटिना पे बना देता है। क्या होने लग जाता है निकट दृष्टि दोष में कि प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के उससे कुछ पहले ही बन जाता है। लेकिन अगर हम अवतल दर्पण वाला चश्मा यूज करें तो अवतल दर्पण वापस से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनाने लगता है, जिससे हमें देखने में आसानी रहती है। तो इस तरह से ये इसका संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th। इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट है पर्यावरण के किन्हीं दो अजैव घटकों के नाम लिखिए। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। पर्यावरण के एक तो जैविक घटक होता है, एक अजैविक। जैविक घटक होता है जिसमें पौधे और जंतु आते हैं, और अजैविक घटक में जल, वायु, मृदा, प्रकाश, ये सब अजैव में आते हैं। तो कोई दो के नाम पूछे हैं। ओके, इसके बाद है सेकेंड, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। देखो नाभिकीय विखंडन तो वो होता है जब एक नाभिक कई सारे नाभिकों में टूट जाता है। दो या अधिक नाभिकों में टूट जाए तो उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और नाभिकीय संलयन जस्ट उसके ऑपोजिट है। इसका मतलब है दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा बहुत अधिक होती है। जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक संयुक्त यानी भारी नाभिक बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है और उसी को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। देखो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन के दो समस्थानिक है ड्यूटीरियम, दोनों ड्यूटीरियम है, ये आपस में मिलके एक तो ट्राइटियम बनाते हैं और एक प्रोटियम बनाते हैं, मतलब एक 1s3 बनाते हैं, एक 1h1 बना रहे हैं। इसमें 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। अब उसके बाद जो ये ट्राइटियम बना है, ये ट्राइटियम फिर से ड्यूटीरियम के साथ मिलके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। देखो सेकेंड रिएक्शन में 1s3 1s2 के साथ मिलके हीलियम नाभिक का निर्माण कर रहा है, जिसमें न्यूट्रॉन निकलते हैं और इसमें और भी ज़्यादा एनर्जी 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है, यानी बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। तो ये होता है नाभिक। है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें 25th क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ये समजातीय श्रेणी वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 में शायद ये आया है, तो इसको मैंने उस पेपर में भी कराया है, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। जब कार्बनिक यौगिकों को जिनमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तब एक श्रेणी बनती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। मतलब देखो अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक है बहुत सारे हमारे पास जिनमें क्रियात्मक समूह समान है, मान लो कि सारे के सारे वो अल्कोहल है, यानी सब में OH है क्रियात्मक समूह, बस उनको हम कार्बन परमाणुओं की संख्या के बढ़ते क्रम में रख रहे हैं। मतलब एक तो है CH3OH, नेक्स्ट आ गया C2H5OH, उसके बाद आ गया नेक्स्ट C3H7OH, ऐसे एक एक कार्बन बढ़ता जा रहा है और फंक्शनल ग्रुप है जो सेम है। तो इस तरह से जब उनको बढ़ते क्रम में रखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या के, तो जो श्रेणी बनेगी उसी को कहेंगे सजातीय श्रेणी। ठीक है, और उसके हर एक सदस्य को एक दूसरे का सजात कहेंगे। अब इन सजातीय श्रेणियों के कुछ गुण होंगे। एक तो क्या कि किसी एक सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच सदा CH2 का अंतर रहेगा। CH2 का अंतर रहने का ये मतलब है, देखो जैसे CH3OH है, मेथेनॉल है, नेक्स्ट आएगा C2H5OH, एथेनॉल। तो CH3 और C2H5 में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, और कार्बन का जो अणुभार है 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 14 बन जाएगा। यहाँ पे हमेशा CH2 का अंतर रहेगा। उसके बाद है किसी एक सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र समान होता है। भाई जब उनका क्रियात्मक समूह समान है और तो जाहिर सी बात है कि उनका सामान्य सूत्र भी समान ही होगा। अगर हम सारे अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो सारे अल्कोहल का सामान्य सूत्र समान होगा। ठीक है, उसके बाद है सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों को प्राप्त करने की कुछ सामान्य विधियां होती हैं। अभी जैसे आप एल्केन ले लो, एल्केनों के निर्माण की विधि, इसका मतलब ये है कि आप उस तरीके से आप सारे एल्केन बना सकते हैं, मतलब मोस्टली तो बना सकते हैं। ऐसे अल्कोहल हो जाएगा कि आपको कुछ ऐसे कॉमन मेथड होंगी जिनसे आप सारे अल्कोहल बना सकते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया है मैंने आपको बताया, तो अल्कोहल का यहाँ पे एल्केन का लिखा हुआ है। एल्केन की सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। n का मतलब मान लो नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, अगर एक कार्बन है तो C1 आएगा, और यहाँ पे H2n मतलब 2 1 जा 2, C2H4 आएगा।
सॉरी CH4 आएगा, CH4 क्या होता है, मेथेन। फिर उसमें एक CH2 और जोड़ दो तो एथेन हो जाएगा, एक और CH2 जोड़ दो तो प्रोपेन, फिर एक और जोड़ दो तो ब्यूटेन। इस तरह से हमारी सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी बन जाएगी। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसके बाद इसका क्या पार्ट है, एस्टरीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। देखो एस्टरीकरण बहुत सिंपल है, अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त जो यौगिक बनता है उसे एस्टर कहते हैं और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहेंगे। यहाँ पे अल्कोहल है हमारे पास एथेनॉल, यहाँ पे गलती से C6H5 लिखा गया है, ये C2H5 है, ठीक है। C2H5OH यानी एथेनॉल, इसकी रिएक्शन एथेनोइक अम्ल मतलब CH3COOH से कराई तो वाटर निकाल दो। आप यहाँ से H2O निकालोगे तो अपने आप ही आपका बन जाएगा CH3COO C2H5। मतलब जो एथेनॉल है उसका OH और एथेनोइक अम्ल का लास्ट वाला H वाटर बना के निकाल दो और CH3COO के बाद ये जो C2H5 है उसको लगा दो, ये हमारा बन गया एथिल एथेनॉइड। इसको कहते हैं एस्टर और ये रिएक्शन कहलाती है एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन। ओके, अब 26 क्वेश्चन में है, फर्स्ट पार्ट है इसका, एक धातु तथा एक अधातु का नाम लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखो अगेन कितना सिंपल क्वेश्चन है, मरकरी ऐसी धातु है और ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहती है। बहुत सिंपल है ये। अब इसका सेकेंड पार्ट है 26 क्वेश्चन का, आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म का उल्लेख कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। सामान्य गुणधर्म तो क्या होते हैं आयनिक यौगिकों के, एक तो ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है, मतलब क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में भी विलय होते हैं और विद्युत के चालक होते हैं, दृढ़ होते हैं और इनके गलनांक और कवथनांक उच्च होते हैं। अब ये भी रीजन बताना है कि इनके जो गलनांक है वो उच्च क्यों होते हैं। देखो आयनिक यौगिकों में धन तथा ऋण आयन होते हैं। ओके, आयनिक यौगिक का मतलब यही है कि उसमें आयनों से बने होते हैं, धन और ऋण आयनों से। अतः विपरीत आवेशित आयनों के मध्य विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है। विद्युत आकर्षण बल एक स्ट्रॉन्ग बल होता है जिसकी वजह से उनका जो जालक है, क्रिस्टल है, वो स्थिर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसको तोड़ने में अधिक ऊर्जा लगती है। अधिक ऊर्जा लगेगी इसका मतलब है आपको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, जितनी ऊर्जा लग रही है उतने ज़्यादा आपको ताप देना पड़ेगा, तो ताप ज़्यादा देना पड़ रहा है, इसका मतलब इनके जो क्वथनांक है और गलनांक है वो उच्च होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ही अथवा में करके ऑप्शन में दे रखा है, भर्जन तथा निस्तापन में क्या अंतर है, जिंक के अयस्कों के भर्जन एवं निस्तापन के समय होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। पहले हमें भर्जन और निस्तापन में अंतर बताना है और फिर जिंक को एग्जाम्पल लेके बताना है कि भर्जन कैसे होगा, निस्तापन कैसे होगा। ये भी क्वेश्चन पहले आ रखा है तो इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में करते हैं। भर्जन और निस्तापन में यही मेन फर्क है कि जो भर्जन है उसमें वायु की उपस्थिति होनी चाहिए, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में चेंज करेंगे और निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में चेंज करेंगे। बनेगा दोनों से ऑक्साइड है, भर्जन में वायु होनी चाहिए, निस्तापन में नहीं होनी चाहिए। अब देखो भर्जन का अगर जिंक का एग्जाम्पल ले, जिंक सल्फाइड अयस्क की तुलना में, मतलब जो जिंक का सल्फाइड अयस्क है उसकी तुलना में जिंक ऑक्साइड का अपचयन सुगम होता है। ऑक्साइड का अपचयन आसानी से हम कर सकते हैं, अतः अपचयन से पूर्व जिंक सल्फाइड को वायु के आधिक्य में प्रचंड रूप से गर्म करके जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। जिसे जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। उसके बाद हम जिंक का अपचयन कर देते हैं, यानी ऑक्सीजन निकाल के हमें जिंक धातु मिल जाती है। अगर निस्तापन देखें तो निस्तापन करेंगे जिंक कार्बोनेट का। जिंक कार्बोनेट को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। फिर जिंक ऑक्साइड बन गया, इसका हम अपचयन करके जिंक धातु प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अपचयन का मतलब ही होता है ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन करेंगे तभी हमें जिंक धातु मिलेगी, मतलब इससे ऑक्सीजन निकलेगी। इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट, निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। देखो रिएक्शन है MnO2 + 4HCl, इससे बन रहा है MnCl2, वाटर निकल रहा है, क्लोरीन गैस निकल रही है। देखो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है पीछे कि ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है, तो MnO2 में देखो MnO2 से MnCl2 बन रहा है, मतलब क्या है ऑक्सीजन निकल रही है, तो MnO2 का अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है। और फिर HCl में देखो HCl से क्या बन रहा है, हमारा Cl2 बन रहा है ना, यानी हाइड्रोजन निकल रही है, तो HCl का उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, जो HCl है, मतलब एक तो यहाँ पे आप कह सकते हो इससे H2O वाटर बन रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, या फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकल रही है, Cl2 बन रहा है, तो भी ये हमारा क्या है, उपचयन है। तो MnO2 का अपचयन हो रहा है और HCl उपचयित होने वाला पदार्थ है।
इसके बाद है 27 क्वेश्चन में 3 पार्ट है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? तो इसमें होगा वसा का पाचन कहाँ होता है? आमाशय तथा क्षुद्रांत्र में वसा का पाचन होता है लाइपेज एंजाइम की सहायता से। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। सेकंड पार्ट में पूछा है किसी पौधे से जाइलम निकाल देने पर उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो जाइलम का क्या काम होता है? एक तो पौधे को जल और मिनरल जाइलम के माध्यम से मिलते हैं और दूसरा ये पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है ना। जड़ें मृदा से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। अवशोषित किए गए जल तथा खनिज लवण जाइलम वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जाइलम ऊतक पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करते हैं। यदि पौधों से जाइलम निकाल दिया जाए तो पौधों को पोषण तथा यांत्रिक सहायता प्राप्त नहीं होगी तथा वह मृत हो जाएगा। ठीक है, तब जो क्या है पौधा है वो मृत हो जाएगा। उसके बाद समजात तथा समरूप अंगों का एक एक उदाहरण देकर समझाइए। समजात अंग क्या होते हैं? जिनकी मूल रचना और उत्पत्ति तो समान होगी लेकिन कार्य भिन्न होंगे। जैसे घोड़े की टांगे और चमगादड़ के पंख क्या है? समजात अंग है। इनकी मूल रचना और उत्पत्ति तो एक जैसी है लेकिन इनके काम अलग अलग हैं। समवर्ती अंग इसका जस्ट ऑपोजिट होते हैं, यानी जिनकी मूल रचना और उत्पत्ति भिन्न होगी लेकिन कार्य समान होंगे। जैसे तितली और चमगादड़ के पंख, इनकी मूल रचना और उत्पत्ति तो अलग होती है लेकिन काम दोनों के समान होते हैं, मतलब दोनों उड़ने ही के काम आते हैं। तो ये हो गए समवर्ती अंग। अब 28 क्वेश्चन है। ये एक परिपथ दे रखा है हमें। इसमें क्या करना है? 3 इसके अंदर काम करने हैं। एक तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा निकालनी है, परिपथ का फिर कुल प्रतिरोध निकालना है और परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा निकालनी है। पहले तो अलग अलग प्रतिरोधक की जो है विद्युत धारा निकालनी है और फिर टोटल भी निकालनी है। तो देखो इसमें 3 प्रतिरोध लगे हैं, एक 5 ओम का, एक 10 ओम का और एक 30 ओम का। हमें पहले क्या करना है? प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, फर्स्ट वाले को मान लेते हैं कि वो R1 प्रतिरोधक है, सेकंड वाला R2 है और थर्ड वाला R3 है। ठीक है, जब हम R1 में प्रवाहित धारा निकालें, देखो कितना आप सबको पता होगा, विद्युत धारा निकालने के लिए I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, यानी विद्युत धारा इज इक्वल टू विभवांतर अपॉन प्रतिरोध। तो विभवांतर देखो इसमें जो बैटरी लगी हुई है उस बैटरी में विभवांतर क्या है? 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो आप V की जगह क्या लिखोगे? 6 और R है अलग अलग प्रतिरोध है। जब हम प्रतिरोधक R1 में कर रहे हैं यानी जो 5 ओम का है तो V अपॉन R हो जाएगा 6 अपॉन 5। जब आप 5 से 6 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.2। और जो विद्युत धारा होता है उसका मात्रक होता है एम्पियर, जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं। तो जो फर्स्ट प्रतिरोधक है उसमें 1.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। सेकंड वाला जो प्रतिरोधक है R2, उसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा सेकंड प्रतिरोध है 10 ओम, तो 6 अपॉन 10 हो जाएगा। 10 से 6 को डिवाइड करोगे तो आएगा 0.6 एम्पियर। इस तरह से थर्ड वाले में R3 प्रतिरोधक, R3 में प्रवाहित धारा I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। V कितना है? 6 और R3 कितना है? 30। जब 30 से 6 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.2 एम्पियर। ठीक है, इसमें हो रही है 0.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित। तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया इस क्वेश्चन। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें निकालना है कुल प्रतिरोध। तो इसमें जो तीनों प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम में लग रहे हैं और जब समांतर संयोजन होता है प्रतिरोधों का उसमें सूत्र हो जाता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने भी हैं उन सबको इस तरह से जोड़ते हैं। तो 1/R1, R1 कितना है? 5, 1/5 हो जाएगा। फिर 1/R2, R2 है 10 तो 1/10 हो जाएगा। एंड 1/R3, R3 है 30, 1/30 हो जाएगा। 5, 10 और 30 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, जैसे 5 6 जा 30 तो 1 6 जा 6, 10 3 जा 30 तो 1 3 जा 3 और 30 1 जा 3 तो 1 1 जा 1, यानी कि 6 + 3 + 1/30। इसको सॉल्व करोगे तो 10/30 आएगा। 10/30 को सरल रूप में लिखोगे तो 1/3 आएगा। 1/R इज इक्वल टू 1/3 है तो R कितना हो जाएगा? 3 ओम, यानी कुल प्रतिरोध हो रहा है 3 ओम परिपथ का। उसके बाद क्या करना है? जो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा है, कुल धारा क्या है? समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए जो कुल धाराएं हैं कुल धारा अलग अलग धाराओं के योग के बराबर हो जाएगी। मतलब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 है 1.2 एम्पियर, I2 है 0.6, I3 है 0.2। इन सबको ऐड करोगे तो आएगा 2 एम्पियर, यानी कुल प्रवाहित विद्युत धारा है 2 एम्पियर।
28 क्वेश्चन हो गया। इस बार 29 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए, और सेकंड है प्रत्यावर्ती धारा तथा दिश धारा में दो अंतर बताइए। पहले फ्लेमिंग का वामहस्त नियम यानी बाएं हाथ का नियम देखते हैं। ये पहले भी 2019 में आ रखा है। ओके, तो फ्लेमिंग के बाएं का नियम चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा के बारे में सूचना देता है। अब फ्लेमिंग के दो नियम है, एक दाएं हाथ का नियम है, एक बाएं हाथ का। जो बाएं हाथ का नियम है वो किस बारे में सूचना देता है? धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा के बारे में। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा, बायां मतलब लेफ्ट वाला, बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों, तब यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी उंगली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F की दिशा को बताएगा। यह है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। सेकंड है प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर। प्रत्यावर्ती धारा वो होती है जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, और ये केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती। जबकि जो दिश धारा होती है वो हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, मतलब वो कुछ टाइम बाद अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करती। और ये जो है दिश धारा ऊष्मीय, चुंबकीय तथा रासायनिक तीनों प्रभाव प्रदर्शित करती है। इसमें दो अंतर बताने थे, यही दो अंतर। इसमें है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? देखो, वायुमंडल में प्रकीर्णन के कारण फैले हुए नीले प्रकाश के कारण पृथ्वी तल पर किसी प्रेक्षक को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि क्या होता है, वायुमंडल में होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाएगा तो वहां पे तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, निर्वात में तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, तो उस वजह से उसको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। इसका सेकंड पार्ट है प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक के कांच में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 में आ रखा है। इसमें दे रखा है कांच का अपवर्तनांक यानी n से हम अपवर्तनांक को प्रदर्शित करते हैं 1.5 है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। हमें कांच में प्रकाश की चाल यानी v निकालनी है। देखो, जो अपवर्तनांक होता है वो होता है n = c/v, मतलब कि वायु में प्रकाश की चाल अपॉन अन्य माध्यम में, जिस माध्यम की हमें निकालनी है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हमें अपवर्तनांक तो दे रखा है, n दे रखा है, c दे रखा है, हमें v निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा v = c/n। c की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन अपवर्तनांक है 1.5, 1.5, 1.5 से 3 को आप डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद है 30th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। एक संसाधन के रूप में वन का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। वन का महत्व बताना है। देखो, हम सब 6th क्लास से ये पढ़ते आए हैं वनों का, फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो बस इसको आप पढ़ लेना, क्योंकि एक्सप्लेन करूंगी तब भी वही बात है, सभी को पता होता है वनों का महत्व। इसको आप पढ़ के लिख देना, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? जल संरक्षण के लिए उपयोग होने वाली 2 परंपरागत विधियां बताइए। क्या होता है जल संग्रहण? जल संग्रहण होता है भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों के विकास, द्वितीयक संसाधनों, पौधों और जंतु के उत्पादन के उद्देश्य से किया जाने वाला प्राकृतिक जल का भंडारण जल संग्रहण कहलाता है। मतलब बात यही है कि जो भूमि और जल के प्राथमिक स्रोत है उनका विकास करने के लिए जो हम प्राकृतिक जल का भंडारण करते हैं उसी को जल संग्रहण कहते हैं। जल संग्रहण से क्या फायदा होता है? सूखे तथा बाढ़ को शांत करता है तथा जलाशयों और निचले बांध के सेवा काल को बढ़ाता है, मतलब वो ज्यादा दिन तक काम करेंगे। अगर जल संरक्षण की परंपरागत पद्धति देखें तो इसके लिए छोटे छोटे गड्ढे खोदना, झीलों का निर्माण, मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाना और घरों की छतों से जल एकत्र करना, ये सब क्या है, इनसे भूजल का स्तर बढ़ जाता है और नदी भी दोबारा से जीवित हो जाती है। इसके बाद अथवा में करके इसके और 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर से आप क्या समझते हैं? देखो, 3R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। मतलब 3 R है, फर्स्ट है रिड्यूस, फिर है रिसाइकल, फिर है रीयूज। रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग करना, रिसाइकल का मतलब है पुनः चक्रण, मतलब दोबारा से उसको चक्रित करना, जैसे कागज, रद्दी कागज से दोबारा कागज बनाना। पुनः उपयोग, रीयूज का मतलब है फिर से इस्तेमाल करना। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। कम उपयोग तकनीक का उपयोग करके हम जल और विद्युत को बचा सकते हैं, मतलब कम इस्तेमाल करें। पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग के अंतर्गत कागज का पुनः चक्रण किया जा सकता है। अपशिष्ट कागज को एकत्र करके उसे पुनः चक्रण के लिए पेपर मिल भेजा जा सकता है। और पुनः उपयोग के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं को एकत्र करके उनसे आकर्षक एवं उपयोगी वस्तुएं तैयार की जा सकती हैं।
इसके बाद इसके 6 पार्ट है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस विशेष कार्य के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है जीव संरक्षण हेतु। ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई ने सन 1731 ईस्वी में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए 363 व्यक्तियों के साथ स्वयं को बलिदान कर दिया था। उनकी स्मृति में जीव संरक्षण हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। ये वाली चीज़ अमृता देवी की आपको चिपको आंदोलन में भी पढ़ने को मिलेगी। इसके साथ ही हमारा 2018 का पेपर खत्म हुआ। हमने पूरे का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम करेंगे 2017 का पेपर सॉल्व, और मैं कोशिश करूंगी कि उसका वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।